स्टूडेंट हियर इज रिजवान दानिश बायोलॉजी लेक्चरर। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लास्ट टाइम हम टॉपिक शुरू कर चुके थे कि ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कैसे होती है, जिसमें हमने डिफ्यूजन के हवाले से देखा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के हवाले से हम देख रहे थे। ये भी एक जो है ना टाइप ऑफ मूवमेंट है, मॉलिक्यूल्स की जो है ना इसके अंदर भी मूवमेंट हो रही है, लेकिन जो है ना दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट टाइप ऑफ मूवमेंट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर्स। हम देख रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जो है, हमने पीछे देखा कि फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन हम देख रहे थे, जैसे कि हमने डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमने देखा था। हमने ये भी कहा ये दोनों जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट की किस्में जिसमें कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता, जबकि ऑस्मोसिस जो है वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के को देखते हुए जो है ना रिलेटिव कंसंट्रेशन को हम ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। तो ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जैसे इसके नाम से जाहिर है वो पैसिव थी, ये एक्टिव है। इस एक्टिव मूवमेंट के लिए जो है एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी अगर होगी तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी। क्यों? वो इसलिए कि मूवमेंट कहाँ से होती है, फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, कि जहाँ पे ऑलरेडी कंसंट्रेशन किसी मॉलिक्यूल की कम है वहाँ से उसको मूव करवाया जाता है उस तरफ जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है। यानी कि ये जो अगेंस्ट द ग्रेडियंट है, इस अगेंस्ट द ग्रेडियंट जो मूवमेंट होती है उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, कि एटीपी का एक्सपेंडिचर होता है, एटीपी यूज़ होती है और वहाँ से जो है वो इस तरह की मूवमेंट होती है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास बेहतरीन एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप की, जो कि हमारी बॉडी में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के वक्त भी हमारी बॉडी में सोडियम पोटेशियम पंप मौजूद है। तो इसके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको जो है ना आइडिया दे देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। सोडियम पोटेशियम पंप हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मौजूद होते हैं। अगर हम नर्व की बात करें कि जब अगर ये मेरी बॉडी है, अगर मेरी बॉडी को कोई चीज़ टच नहीं कर रही तो कोई मैसेज मेरे ब्रेन को नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है ये वाली जो नर्व इम्पल्स है तो ये रेस्टिंग में है। तो ये जब रेस्टिंग पोजीशन में होती है, रेस्ट पोजीशन में होती है, तो कौन सी चेंजेस आ रही होती हैं इनसाइड द सेल? पोटेशियम की कंसंट्रेशन को हाई किया जाता है और इनसाइड द सेल सोडियम की कंसंट्रेशन को लो किया जाता है। ऑलरेडी जो है सोडियम की कंसंट्रेशन जो है बाहर लो है, लेकिन बाहर अगर ज़्यादा है अंदर जो है लो है, तो फिर भी अंदर से सोडियम को उठा के बाहर फेंका जाता है। हालांकि बाहर कंसंट्रेशन पहले भी ज़्यादा है सोडियम की, अंदर पहले भी कम है, लेकिन सेल क्या कर रहा है, अंदर से सोडियम उठा के उसको बाहर फेंक रहा है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर जो है ये सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम होनी चाहिए जब सेल रेस्ट की हालत में होता है, क्योंकि सोडियम जैसे रिलीज होना शुरू हो जाएगा ये मिली वोल्ट का जो है ना चेंज आएगी, उसके बाद जो है ना मैसेज जाना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसके अलावा जो है ना पोटेशियम की मिकदार ऑलरेडी जो है अंदर जो है वो है कम है, लेकिन फिर भी उसको उठा के जो है बाहर फेंका जा रहा होता है। ठीक है, हालांकि बाहर जो है ना ऑलरेडी पोटेशियम की मिकदार ज़्यादा होती है। इसको डायग्राम की मदद से हम देखेंगे तो हमें जो है ना इजीली ये समझ आएगा। बाय यूजिंग एनर्जी, इट इज़ ऑल हैपनिंग बाय यूजिंग एनर्जी। एटीपी के एक्सपेंडिचर के बाद ही ये पॉसिबल है। डायग्राम की मदद से हम देखेंगे कि सोडियम पोटेशियम पंप आप देख सकते हैं कि ये दिस इज़ आउटसाइड ऑफ द सेल, दिस इज़ इनसाइड ऑफ द सेल। आउटसाइड ऑफ द सेल हम देख रहे हैं कि सोडियम की कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा है एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल। हालांकि होना ये चाहिए था कि सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है तो बाहर से सोडियम मूव करके इनसाइड द सेल आए, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द डिफ्यूजन। तो लेकिन ऐसा नहीं होता, अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता है। चूँकि सेल को क्या करना है, सेल ने इस सोडियम को उठा के जो है बाहर फेंकना है। इस सोडियम को यहाँ से ऑलरेडी, हालांकि सोडियम की मिकदार अंदर कम है बाहर ज़्यादा है, लेकिन यहाँ से सोडियम को उठा के बाहर फेंका जाएगा, चूँकि सोडियम की कंसंट्रेशन को इनसाइड द सेल लो रखना है, कम रखना है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि बाहर पोटेशियम की मिकदार ऑलरेडी कम है, लेकिन फिर भी बाहर से पोटेशियम को उठा के अंदर लाया जा रहा है। ये पोटेशियम अंदर लाए जा रहे हैं इस तरह से।
ये इसको अंदर लाया जा रहा है। हालांकि बाहर पोटाशियम कम है, अंदर पोटाशियम ज़्यादा है। होना ये चाहिए था कि पोटाशियम यहाँ से मूव करके लो कंसंट्रेशन वाली साइड की तरफ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सेल चाहता है कि बाहर से पोटाशियम इनसाइड द सेल आ जाए और अंदर से जितने भी सोडियम है उनको बाहर फेंका जाए। ये वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन द मेम्ब्रेन इज एट द रेस्टिंग पोजीशन, जिसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। तो तब जो है सेल क्या कर रहे हैं, एक्टिवली इसके लिए जो मूवमेंट चाहिए वो ये ये प्रोटीन मूव करती है। प्रोटीन जो है यहाँ से मॉलिक्यूल्स को उठा के बाहर फेंकती है, बाहर से मॉलिक्यूल्स को, पोटाशियम के मॉलिक्यूल्स को उठा के अंदर डालती रहती है सेल के। तो इस काम के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, यहाँ पे एनर्जी चाहिए। वो यहाँ पे मैंने मेंशन की है कि एटीपी की प्रेजेंस में ही, एटीपी जब तक नहीं होगी तो ये जो है ये पंप जो है मूव नहीं कर सकता। ये एक्टिवली मूव करते रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर। उसने क्या करना है, सोडियम की वैल्यू को इनसाइड द सेल लो करना है और बाहर जो है पोटाशियम उठा के अंदर लेके आना है। सेल को अपने अंदर से कंसर्न है, उसको सिर्फ अंदर से कंसर्न है कि क्या है, सोडियम को उठा के बाहर फेंकना है। उसने ये नहीं देखना बाहर सोडियम ज़्यादा है या कम है। ऑलरेडी हालांकि सोडियम ज़्यादा होता चला जा रहा है चूँकि अंदर से सोडियम को उठा के बाहर फेंका जा रहा है। इसी तरह उसको इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि बाहर से ऑलरेडी पोटाशियम कम है, लेकिन वो फिर भी पोटाशियम को उठा के इनसाइड द सेल लेके आ रहा है। तो इस तरह की मूवमेंट में हमने देखा दैट इज अगेंस्ट द ग्रेडियंट, एज वी हैव डिस्कस द लास्ट टाइप ऑफ मूवमेंट इन द कपल ऑफ लेक्चर्स। हमने देखा डिफ्यूजन देखा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखा या ऑस्मोसिस देखा। तो ये उसके बिल्कुल उलट है। इसके लिए यहाँ पे एनर्जी चाहिए, वहाँ पे कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती थी, वो पैसिव मूवमेंट होती थी। दैट इज एक्टिव मूवमेंट। तो हमने देखा यहाँ पे नीड ऑफ एनर्जी, सोडियम पोटाशियम पंप जो है यहाँ पे इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। इसके अलावा ये हो गया सोडियम पोटाशियम पंप, जिसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम जो है ना डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन इज मूवमेंट में हम देखते हैं एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, कि सेल के अंदर या बाहर जब कोई चीज़ आती है, मूव करती है, तो उस हवाले से ये हम कंसेप्ट देखते हैं कि अगर ये सेल है, अगर सेल के अंदर बाहर से कोई चीज़ आ जाती है अंदर, तो ये सेल अंदर की जानिब इस तरह से पिंच हो जाता है इस चीज़ के आने से, और वो आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है अंदर इनगल्फ कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। तो इस तरह की जो मूवमेंट है इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडो मीन इनसाइड, साइटोसिस मीन साइटोप्लाज्म से निकला है इनसाइड द सेल। जब किसी चीज़ को इनगल्फ किया जाए उसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। जबकि एक्सोसाइटोसिस में हम देखते हैं, एक्सो का मतलब है बाहर, यानी कि जब भी किसी मटेरियल को बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा, बाहर भेज दिया जाएगा, तो उसको हम नाम देते हैं एक्सोसाइटोसिस का। तो हम देखते हैं एंडोसाइटोसिस में जो है क्या होता है, सेलुलर इंजेक्शन होती है कि सेल जो है अंदर कोई ना कोई मटेरियल को इनसाइड द बॉडी लेके जा रहा होता है, और इनफोल्डिंग द मेम्ब्रेन, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेम्ब्रेन क्या होती जाती है, इनफोल्ड हो जाती है, और इनफोल्ड होने के बाद उसको जो है अपने अंदर इनगल्फ कर लेती है। जैसे कि ये इस तरह से, ये देखें, ये इनफोल्ड हो गई और वो जो मटेरियल है वो इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द सेल वो आ जाता है, और यहाँ से ये आपस में मिल जाते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है ना सेल अपने अंदर किसी भी चीज़ को निगल लेता है। तो इसके आगे मज़ीद दो किस्में हैं, जिसमें एक को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस, एक को हम कहते हैं पाइनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब है यानी कि सेलुलर ईटिंग, यानी कि ईटिंग का जब वर्ड आता है तो इसका मतलब है जिस चीज़ को अंदर लिया जा रहा है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड अगर कोई मटेरियल इनसाइड द सेल जा रहा है तो इसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। अगर वो लिक्विड है, जिसको हम सेलुलर ड्रिंकिंग कह रहे हैं, तो अगर वो लिक्विड की फॉर्म में है तो इसलिए हम इसको कहते हैं पाइनोसाइटोसिस। तो यहाँ पे हमने मूवमेंट की एक और किस्म भी देख ली, जिसमें सेल के अंदर कोई चीज़ मूव कर रही है, जिसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अगर सेल से कोई बाहर चीज़ जा रही है तो उसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में वो सॉलिड भी हो सकता है, जिसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं, और वो लिक्विड भी हो सकता है, जिसको हम पाइनोसाइटोसिस कहते हैं। तो हमने यहाँ पे इसके अलावा एक्सोसाइटोसिस में हमने देखा कि मटेरियल जो है बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो यानी कि सेल से अगर कोई चीज़ बाहर निकाली जा रही है, दैट इज़ एक्सोसाइटोसिस। अगर इनसाइड द सेल कोई चीज़ आ रही है, दैट इज़ एंडोसाइटोसिस। आई होप सो कि आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर इस हवाले से कोई बात समझ नहीं आई, यू मस्ट टेक्स्ट मी और कॉल मी वाया व्हाट्सएप और नंबर। लेक्चर डिसमिस।